बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी वर्ल्ड अफेयर्स की। और वर्ल्ड अफेयर्स में बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक की जो कि गज़ा इजराइल वॉर को लेके है। वो है जी कायरो पीस कॉन्फ्रेंस या फिर कायरो समिट फॉर पीस जिसको नाम दिया गया है। ये क्या है जी? ये है कायरा के अंदर यानी मिस्र के अंदर जो है कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन पहले, जिसका पर्पज़ ये था कि जो इजराइल और फ़लस्तीन की वॉर लगी हुई है इस जंग को जो है वो अमन की तरफ लेके जाया जाए और इस जंग को मज़ीद फैलने से रोका जाए। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। इसका नाम क्या है जी? कायरो समिट फॉर पीस। के ये पीस के लिए जो है अमन के लिए किया गया था। और यहाँ पे इसके आपको अटेंडीज देखने को मिल रहे हैं कि इसको काफ़ी ज़्यादा ममालिक ने जो है वो अटेंड किया है और इसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि किसी तरह से ये जो इजराइल है उसको रोका जा सके कि जो वो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, ख़ास करके जो गज़ा का जो मुहासरा उसने किया हुआ है उसको उससे रोका जा सके। डिस्कस करते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी डेट की कि कायरो पीस समिट जो है वो कब हुआ, तो ये 21 अक्टूबर 2023 को हुआ, यानी कि सैटरडे को 21 अक्टूबर को जो है ये कायरो पीस समिट हुआ। और इसका पर्पस क्या था? पर्पस था जी गजा इजराइल वॉर जो है ये इसका थीम था सिंपली। और पर्पस ये था कि ये डर था इन ममालिक को या खास करके मिस्र को कि भाई ये जो वॉर है ये कहीं मिडिल ईस्ट में ज्यादा आगे फैल ना जाए। तो इसलिए जो है फिर उससे सबसे ज्यादा कौन मुतासिर होगा? जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, जाहिर बात है वो सब ज्यादा मुतासिर होंगे। और क्योंकि गजा जो है उसका जमीनी रास्ता सिर्फ और सिर्फ मिस्र से है जो मुस्लिम कंट्री है और उसकी साइड पे उसे लेके जाया जा सकता है, बाकी तो आपको पता है 20 में जो है वो इजराइल से रहा जाता है। तो इसलिए मिस्र को सबसे ज्यादा इससे जो है वो प्रॉब्लम था। अब अगर हम बात करते हैं व्हाई इजिप्ट इज होस्टिंग, कि मिस्र ने क्यों होस्ट किया, देखिए इसका एक सिंपल आंसर ये है कि जो इजिप्ट है ये पहला अरब कंट्री था जिसने जो है पीस ट्रीटी साइन की थी इजराइल के साथ 1979 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यानी मिस्र में अरबों के साथ, अरबों में से ये था जिसने जो है पीस ट्रीटी साइन की। गो कि ये नॉन अरब है लेकिन इसको अरब ही साथ में कहा जाता है, अफ्रीकन कंट्री आप जानते हैं। तो अब मिस्र जो है उसको इस बात का खतरा है। और खतरा क्या है कि भाई अगर ये वॉर खत्म ना हुई तो ये सारे का सारा जो गजा के लोग हैं ये कहां जाएंगे? सीधी सी बात है, एक तो उनके लिए बर्बादी होगी और दूसरा उन्हें खतरा है कि ये सारे के सारे मिस्र में दाखिल होंगे, क्योंकि एक ही जमीनी रास्ता है और वो जमीनी रास्ता जो है वो मिस्र जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल वैसे ही हालात हैं जैसे कि आप कह लें पाकिस्तान हो गया या अफगानिस्तान हो गया, कि अफगानिस्तान के अंदर कोई भी क्राइसिस है तो पाकिस्तान बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है, क्योंकि पाकिस्तान को एक प्रॉब्लम होती है कि भाई अब यहां पे अगर हालात खराब हैं तो बॉर्डर क्रॉसिंग पाकिस्तान के साथ है, तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जो क्रॉसिंग होगी यहीं पे होगी। और आपने देखा भी, जैसे कहा जा रहा है कि 17 लाख जो अफगानी हैं उनको पाकिस्तान से निकाला जाएगा, जो इलीगल हैं। जो लीगल हैं वो तो इससे डबल ट्रिपल हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मुतासिर कौन हो रहा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान के इशू के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही मिस्र जो है उसको इस बात का थ्रेट है कि भाई मुतासिर हम होंगे और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से भी कर रहा है और मिस्र की सुनी भी जाती है, ठीक है, अरब वर्ल्ड के अंदर, तो इसलिए कोशिश कर रहा है। अब इसके की टेक अवेज लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो है वो हुआ, क्या क्या बातें हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको अटेंड किसने किया। तो उसमें अगर देखते हैं तो टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, उन्होंने इसको अटेंड किया। और तकरीबन कोई जो है वो आप कह सकते हैं 12 से 14 ममालिक जो है उन्होंने इसको अटेंड किया, जिसमें जॉर्डन है, फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स के लो ऑफिशियल्स थे, हाई ऑफिशियल्स नहीं थे। ठीक है, कतर था और साउथ अफ्रीका जो है ये इसमें शामिल था। तो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको अटेंड किया। इसके साथ साथ 2 बड़ी बॉडीज थी जिसमें यूएन था यानी यूनाइटेड नेशन, और इसके साथ साथ जो है वो ईयू, यूरोपीय यूनियन भी शामिल थी। तो ये 2 बॉडीज इन वाले के अलावा भी शामिल थी, यानी ईयू की बॉडी और यूनाइटेड नेशन जो है वो शामिल था। तो इसका पर्पस क्या था? और इजराइल इसमें शामिल नहीं था, अमेरिका के हाई ऑफिशियल शामिल नहीं थे और इजराइल जो है उसका कोई नुमाइंदा भी शामिल नहीं था। तो पर्पस था डी एस्केलेशन, ठीक है, या डी एस्केलेट करना, ये जो वॉर है इसको प्रिवेंट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, जो थीम था, वो क्या था कि भाई इसको वाइडर मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट बनने से रोकना। उसकी वजह यह है कि इस टाइम पे ये सबके मफादात के अंदर है, खास करके जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके मफादात के अंदर भी है और पूरी दुनिया के मफादात के अंदर है। उसकी वजह क्या आपको पता है? मिडिल ईस्ट जो है वो 90% दुनिया को ऑयल सप्लाई कर रहा है, ऑयल एंड गैस। तो अल्टीमेटली अगर यहां पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वाइडर होगा तो दुनिया का हर मुल्क जो है वो मुतासिर होगा, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, या चाहे वो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे जो है मुतासिर होंगे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ता है। और खासकर कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो डेवलपिंग कंट्रीज इस टाइम पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, अफ्रीकन कंट्रीज उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप ये कह सकते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए क्राइसिस नहीं लेके आएगा, पूरी दुनिया के लिए ये क्राइसिस लेके आ जाएगा जो ऑलरेडी क्राइसिस जो है वो लगा हुआ है।
और दूसरा मिडिल ईस्ट के लिए इसलिए भी है कि वहां पे इतने सालों बाद जो है वो अमन आया अब ईरान की वजह से और सऊदी अरब की दोस्ती की वजह से, तो अब ये दोबारा से उसको गंवाना नहीं चाहते थे। गो के एक थॉट ये है कि शायद ईरान ने ही बैक करके हमास से ये करवाया ताकि ये जो पूरे का पूरा एक कॉरिडोर बन रहा था, ठीक है, जो इजराइल को जिसमें शामिल किया जा रहा था सऊदी अरब के साथ, तो ये उसको रोकने के लिए किया गया, एक थॉट है। अब इस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसको नाम दिया गया कायरो समिट फॉर पीस का, ठीक है, कायरो उनका कैपिटल है मिस्र का, और इसमें इसका पर्पस ये था कि एक डेवलप किया जाए रोड मैप ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इंसानी जो अलमिया बना हुआ है इस टाइम पे गजा के अंदर के, गजा में आपको पता है तकरीबन जो है वो 2.3 मिलियन जो है उस टाइम पे वहां पे लोग महसूर हैं, 23 लाख के करीब लगभग जो लोग हैं वहां पे महसूर हैं, बिजली पानी खाना सब कुछ उनके ऊपर बंद है, और उनको जो है वो इजराइल क्या कर रहा है जी, एयर स्ट्राइक्स के थ्रू मार रहा है, और इजराइल ने धमकी भी दी हुई है कि भाई वो जमीनी रास्ते से भी दाखिल होगा। तो अब सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि अब इन स्ट्राइक्स के अंदर आपने देखा उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर स्ट्राइक किए, उन्होंने कैंप्स के अंदर स्ट्राइक किए, यानी जानबूझ के वो आम सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं ताकि जो गजा के जो लोग हैं या खासकर जो हमास है इसको जो है वो अपने कदमों पे लाया जा सके, और इसको फुल टाइम जो है वेस्ट वर्ल्ड की सपोर्ट भी हासिल है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो इस टाइम पे इश्यू है कि इसको किसी तरह से रिजॉल्व किया जाए। मजीद अगर हम बात करें तो जो जॉर्डन के किंग हैं, ठीक है जी, किंग अब्दुल्ला, उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत की कि भाई ये बहुत बुरा है कि जो गजा के ऊपर जो इस टाइम पे इंसानी अलमिया है और इसराइल जो वॉर क्राइम कर रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है, ठीक है जी, या इंटरनेशनल जो लॉ है, वॉर का लॉ जो है जिसको हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, उन लॉ की जो है वो क्या कर रहा है जी, वो खिलाफ वर्जी कर रहा है और वहां पे सिविलियंस को टारगेट बना रहा है। ये जो है वो उर्दन के सदर साहब ने कहा जिनका सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है वो लगता है। इसके साथ साथ इसमें जो एक तनकीद की जा रही है या इसकी जो इफेक्टिविटी है अगर हम बात करें वो इफेक्टिवनेस वो देखने को नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि एक तो इसमें इजराइल का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था, यानी जिसके साथ वॉर हो रही है, एक साइड पे फलस्तीन है तो दूसरी साइड पे कौन है, दूसरी साइड पे जाहिर बात है इजराइल है, तो इजराइल का कोई नुमाइंदा शामिल ही नहीं है। दूसरा यूएस का कोई सीनियर जो है ऑफिशियल इसमें शामिल नहीं था, शामिल था यूएस लेकिन सीनियर ऑफिशियल शामिल नहीं था। तो अगर इस पॉइंट को हम डिस्कस करें तो देखिए ये क्या मैसेज देता है, इजराइल का शामिल ना होने का मतलब ये है कि इजराइल पूरी दुनिया ये कह रही है कि भाई आप सीज फायर करें यानी जंग बंदी करें, ये कहा जा रहा है। इसका मतलब इजराइल का शामिल ना होना ये मैसेज है कि वो जंग बंदी के मूड में नहीं है, बल्कि वो गजा को टफ टाइम देना चाहता है और वहां पे मजीद जो है वो तबाही करना चाहता है। और उसका जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मकसद यही हो सकता है कि हमास को किसी तरह से खत्म करना और गजा का कंट्रोल दोबारा से जो है 2007 से पहले वाली पोजीशन के ऊपर लेके आना, ये कोशिश हो रही है। और यूएस के हाई ऑफिशियल के ना होने का मतलब ये है कि वो भी नॉन सीरियस है, और वो तो है ही नॉन सीरियस, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है फुल टाइम, इसलिए उसकी फुल टाइम सपोर्ट हासिल है, वरना ऐसा कैसे हो सकता कि भाई इजराइल का कोई नुमाइंदा इस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल ना हो। तो यूएस की थपकी मौजूद है, तब ही जो है वो इसी वजह से ये कॉन्फ्रेंस के अंदर भी नहीं गए और फुल टाइम इस टाइम पे जो है सिविलियंस को मारा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो किसकी बेस के ऊपर किया जा रहा है, यूएस की बेस के ऊपर किया जा रहा है, यानी अमेरिका जो है वो बैक कर रहा है इस टाइम पे इजराइल को कि अगर एक दिन भी, जैसे इजराइल कहता है कि ईरान अगर पीछे से हट जाए तो हम हमास को जो है 24 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमास का भी ये कहना है, ये अरबों का भी कहना है कि यूएस अगर पीछे से हट जाए, ठीक है, तो हम तो एक दिन के अंदर इजराइल को खत्म कर दें। और ये अगर यहां तक आज फैला इजराइल तो वो यूएस की वजह से फैला। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है उसकी वो जो एक्चुअली में जो अचीव करना चाह रही थी शायद वो अचीव न कर सके, क्योंकि जो एक्चुअल लोग शामिल थे वो यहां पे थे ही नहीं। मजीद अगर हम देखते हैं तो अब यह कहा जा रहा है, कोशिशें की जा रही है इसराइल की तरफ से कि इसराइल जो है वो तैयारी कर रहा है जमीनी जो है वो हमला करने की। तो अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे ईरान जो है वो बिल्कुल खड़ा है इस बात पे कि भाई कब जो है वो इसराइल जमीनी रास्ते से हमला करे और ईरान उसके ऊपर हमला कर दे। तो इसलिए इसराइल को तो वैसे ही दुश्मनी, ईरान को दुश्मनी है इसराइल से, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के दुश्मन है। तो शायद ये मौका मिल जाए, और अगर ईरान शामिल होता है तो अल्टीमेटली ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वाइडर होगा, मजीद आगे फैलेगा और मिडिल ईस्ट इसकी जो है वो जद में आएगा। दूसरा ये कोशिश की जा रही है कि अगर ईरान शामिल ना भी हो तब भी जब वो जमीनी रास्ते से दाखिल होगा तो जो कत्लो गारत है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो सिविलियंस हैं, जो बच्चे हैं, उनकी अमवात जो पहले से ही हो रही है वो मजीद जो है वो बढ़ेंगी। अब जो इसका जो मेन पर्पस था, देखिए मेन पर्पस ये था कि इस मसले का हल निकालना और मुस्तकिल हल निकालना। ये जो कायरो पीस कॉन्फ्रेंस थी, अब इसमें कोशिश ये की गई है कि डेवलपमेंट
एंड फ्यूचर फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज, के जो फलस्तीनी जो लोग हैं, जो फलस्तीन का मसला है, मसला फलस्तीन, जैसे हम बचपन से आपको पता है कि पढ़ते आए हैं, मसला कश्मीर, मसला फलस्तीन, हम इनके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये जो मसले हैं, अब इसका मसले का सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके लिए ये सारी बैठक हुई है। तो आपको पता है जैसे कश्मीर के मसले का कोई हल नहीं है, यहां पे भी अब देखते हैं क्या हल निकलता है। तो डी एस्केलेशन या ह्यूमैनिटेरियन जो है वो इस टाइम पे एड की कोशिश की जा रही है गजा के लोगों की, लेकिन जो एक्चुअल इशू था वो यही था कि इस फलस्तीन के मसले का मुस्तकिल हल क्या निकाला जा सकता है, ठीक है, कि मुस्तकिल हल क्या हो सकता है। अब दूसरी तरफ से फिर बातचीत की गई कि जो रफा बॉर्डर है, ये एक ही बॉर्डर है जो जमीनी रास्ता, यहां इस पिक्चर के अंदर देखिए ये है गजा, ठीक है, ये सारे सारा गजा की पट्टी है, इस साइड पे समंदर है, ठीक है, और इस साइड पे सिर्फ ये जो इजिप्ट का ये जो रफा का बॉर्डर है, ये बॉर्डर क्रॉसिंग है जहां से इस टाइम पे जो है वो मदद की जा रही है। और 20 के करीब जो है वो सैटरडे को, हफ्ते के दिन जो है 21 तारीख को ट्रक यहां से गुजरे हैं मदद के लिए, जो कि ना होने के बराबर, जो कि 5% भी नहीं है जहां जितनी वहां पे तबाही बनी हुई है। तो खैर ये सिर्फ एक बॉर्डर है, तो इसलिए मिस्र को बहुत बड़ा थ्रेट है कि भाई ये कहीं और जा नहीं सकते, तो ये यहीं पे आएंगे, तो उससे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मजीद बढ़ेगा और मिस्र के जो ऊपर जो इतना ज्यादा प्रेशर आएगा वो भी उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बॉर्डर को, और दूसरा कोशिश की जा रही है इस बॉर्डर को खुला रखा जा सके, और यूएन भी यही कह रहा है कि इस बॉर्डर को खुला रखे ताकि जो है वो इमदाद दी जा सके और इमदाद की जा सके। तो इसलिए मिस्र ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से सीज फायर करवाया जाए ताकि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है खत्म हो सके और लोग जो है मिस्र की तरफ रुख ना करें, क्योंकि अगर मिस्र की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ पे सिनाई जो है वो पेनिनसुला है, तो वहां पे ये जाएंगे तो जाहिर बात है उसका प्रेशर पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, इन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की और इन्होंने भी कहा कि भाई ह्यूमैनिटेरियन एक तो सीज फायर होना चाहिए और इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, और जो सिविलियंस के ऊपर अटैक किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने 3 जो है वो यहाँ पे इमीडिएट प्रपोजल्स रखे हैं कि भाई ये 3 काम करने चाहिए। सबसे पहला उन्होंने क्या कहा जी, सबसे पहले वो कहते हैं जी डी एस्केलेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी इमीडिएट होना चाहिए कि ये जो मुहासरा किया हुआ है गजा के लोगों का ये खत्म होना चाहिए, ठीक है, यानी कि तभी हो सकता है ये इंसानी हुकूक की बिना पे तभी होगा कि जब जो है ये गजा का मुहासरा जो है वो इजराइल खत्म करेगा, क्योंकि इजराइल ने गजा का मुकम्मल मुहासरा किया हुआ है, इसलिए उनको कहीं नहीं जाने दे रहा, वहां पे उनको मारने के लिए छोड़ा हुआ है। तो एक तो ये बात कही। दूसरा क्या कहा जी, इमीडिएट अनकंडीशनल जो है वो रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस होने चाहिए, कि जो कैदी बने हुए हैं उनको छोड़ना चाहिए बगैर किसी कंडीशन के। और तीसरा क्या कहा जी, कि ये जो है इस वायलेंस को खत्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए इससे पहले कि ये स्पिल ओवर हो जाए और ये बाकी इलाकों के अंदर इर्द गिर्द के मालिक भी जो है वो शामिल हो जाए इसके अंदर, और यहां पे फिर तबाही फैल जाए। तो मिडिल ईस्ट जो है दुनिया का दिल है, अगर यहां पे तबाही होगी तो अल्टीमेटली दुनिया कभी भी सुकून में नहीं हो सकती। और वैसे भी आप देख लें कि यूएन का ये भी कहना है कि इस टाइम पे जो क्राइसिस है उसकी वजह से हालात मजीद खराब हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब पूरी दुनिया के अंदर क्यों हो रहे हैं कि आप हर रोज की बिना पे देखते हैं कि मगरिब के अंदर जो है वो 2 तरह के, पूरी दुनिया के अंदर ही हो रहे हैं, लेकिन मगरिब के अंदर खास करके 2 तरह की तकसीम हमें देखने को मिली है। एक वो ग्रुप्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रैलीज निकाल रहे हैं जो प्रो आप कह सकते हैं इजराइल हैं और इजराइल के हक में, वो सारे के सारे हुकूमतें भी इजराइल के हक में हैं, लोग या तंजीमें भी इजराइल के हक में हैं और वहां पे रैलीज निकाल रही हैं। दूसरी साइड पे जो है वो प्रो फलस्तीन है, ये प्रो हमास आप कह लें या प्रो गजा आप कह लें, कि प्रो फलस्तीन लोग जो है वहां पे रैलीज निकाल रहे हैं। वो अमेरिका हो तो दुनिया का हर मुल्क जो है वहां पे 2 तरह की रैलीज निकल रही हैं, इसलिए दुनिया तकसीम का शिकार हो चुकी है इस वॉर के ऊपर। और इसके नतीजे के तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी हालात खराब हो रहे हैं। आपने देखा अमेरिका के अंदर एक बच्चा जो है उसको शहीद कर दिया गया 4 दिन पहले इसी बात के ऊपर। तो ये इसका मतलब ये है कि टेंशंस दुनिया के दूसरे ममालिक में और खास करके अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी फैलती जा रही हैं टेंशंस। तो अगर वॉर जल्दी जल्दी खत्म नहीं होती तो ये मजीद अपने साथ जो है वो तबाही लाएगी, दुनिया के दूसरे ममालिक को भी साथ में शामिल करेगी। और अगर ईयू की बात करते हैं एट द एंड के यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने क्या किया, तो ईयू ने खुल के तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी, गो कि उनकी कोशिश है और उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा मुतासिर भी वो होंगे, क्योंकि जाहिर बात है बॉर्डर साथ साथ है। पहले जो है सीरियन क्राइसिस के ऊपर वो मुतासिर हुए, अब अगर यहां पे मजीद कोई क्राइसिस लगते हैं तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। गो कि ईयू जो है वो सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे, आपको पता है, इजराइल को। तो यहां पर उन्होंने हमास को खैर टारगेट तो नहीं किया इस मीटिंग के अंदर, लेकिन फिर भी कहा, दोनों की तरफ से कहा कि भाई कोई ऐसा रास्ता निकले, ठीक है, कि जिसमें जो है यूनाइटेड अप्रोच होनी चाहिए, कोई मुत्तहिदा रास्ता निकले जो दोनों को काबिल कबूल हो और यहां पे इस मसले का जो है वो हल निकल सके और इस मसले को किसी तरह से आगे किया जा सके। और साथ साथ इजराइल के मिलिट्री को ये कहा कि भाई आप जो है ये जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ठीक है, इसको कम से कम रोका जा सके। तो ये एक पॉजिटिव साइन था कि वेस्ट वर्ल्ड ने भी जो है ये देखा कि भाई जो इजराइल है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है और आम सिविलियंस को और बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है। वहां पे आप देख रहे हैं वीडियोस किस तरह की सर्कुलेट कर रही हैं। तो एट द एंड कंक्लूड करते हैं तो ये वन वे समिट आप इसे कह सकते हैं 50%, यानी कि इसकी इफेक्टिवनेस इस
इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर इजराइल खुद शामिल नहीं है और इजराइल का जो अबू जी हैं यूएस वो शामिल नहीं है। तो जब ये शामिल नहीं है तो अल्टीमेटली ये इफेक्टिवनेस नहीं हो सकती। दूसरा यहां पे इसका फायदा ही हो सकता है कि अगर ओआईसी को, क्योंकि मुस्लिम ममालिक यहां पे शामिल थे ज्यादा, तो ओआईसी जो है अगर यहां पे अपना रोल प्ले करती है अब मजीद, और साथ में ओआईसी इंगेज करती है चाइना को, साथ में रशिया को, क्योंकि वो तो शामिल थे यहां पे, ठीक है, चाइना और रशिया जैसे ब्लॉक्स को साथ में शामिल किया जाता है, तो अल्टीमेटली चाइना के प्रो जो कंट्रीज हैं या रशिया के प्रो जो कंट्रीज हैं, तो ये एक बड़ा ब्लॉक बन के सामने आ सकता है और प्रेशराइज कर सकता है अमेरिका को कि वो जो है इस मसले का हल निकाले। क्योंकि इस टाइम पे अमेरिका अगर चाहे तो इस मसले का हल निकल सकता है विद इन 1 डे, क्योंकि वहां से अमेरिका ने इशारा करना है और यहां से सीज फायर हो जाएगा, लेकिन अमेरिका वहां से इशारा नहीं करेगा। और वो इसी वजह से बाइडेन साहब यूएस यहां पे आके थपकी देख गए हैं कि भाई जारी रखो, मैं देखूंगा बाकी को, और बाकी किसी को यूएस हमला नहीं करने दे रहा। उसने कहा हुआ है कि भाई अगर किसी भी तरह का हमला होता है यूएस की फोर्सेस के ऊपर भी, ठीक है, आपको पता है बहरी बेड़ा तो मौजूद है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, तो फिर वो जैसे ईरान अगर हमला करता है कोई भी, तो यूएस आगे से रिटेलिएट करेगा, ये यूएस खुलेआम कह चुका है। अब एट द एंड अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था 2 स्टेट सॉल्यूशन का। इसी में कोशिश की जा रही है कि भाई ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है जो 1993 में ये कहा गया था, जो ओस्लो एकॉर्ड था, ठीक है, उसमें जो कहा गया था कि भाई जो वाशिंगटन के अंदर हुआ था और साथ में जो है मिस्र के अंदर, ये 2 जो है वो एकॉर्ड्स हुए थे, साइन हुए थे मुआहदे, जिसके तहत ये कहा गया था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे और इजराइल और फिलिस्तीन जो है वो 2 रियासतों के अंदर जो है तकसीम किया जाएगा इस पूरी की पूरी लैंड को। लेकिन फिलहाल इजराइल का ऐसा कोई मूड नहीं है, तो फिलिस्तीन या फिलिस्तीनी अथॉरिटीज जो हैं या उनके सदर जो हैं वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। और इन तमाम अटेंडीज ने भी यही कहा कि इजराइल को जाहिर बात है खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलिस्तीनियों को उनका हक तो मिलना चाहिए। तो इसलिए 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है वही एक सॉल्यूशन है कि भाई यहां पे 2 ममालिक बना दिए जाए, जैसे 1993 के अंदर ये तय हुआ था, ठीक है। तो ये जो है कायरो पीस कॉन्फ्रेंस, अब देखते हैं इसका क्या असर निकलता है और किस तरह से प्रेशराइज किया जा सकता है इसके थ्रू इजराइल को या यूएस को।